अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा इट इज़ लेक्चर नंबर 2 अबाउट द न्यूक्लियस। तो पहले लेक्चर में हमने कहा था कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 में आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं और आइसोटोनस क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि साइज़ जो होता है न्यूक्लियस का कितना होता है और न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होती है। तो ये हमारे 5 आज टॉपिक्स रहेंगे ऐसे। तो आइसोटोप्स होते क्या है? आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं एलिमेंट के जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, यानी कि वो एटम्स एलिमेंट्स के होते हैं आइसोटोप्स जिनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होता है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ, यानी कि जो मास नंबर होता है। तो हमने पहले ही लेक्चर में देखा कि मास नंबर ए जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि प्रोटॉन्स इनमें सेम रहेंगे बट न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो वैरी होते जाएंगे इन आइसोटोप्स में। तो वो एटम्स होते हैं एलिमेंट के अब जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट मास नंबर होगा। तो अगर हम देखेंगे आइसोटोप की मीन होती है सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल, यानी कि आइसोटोप्स मीन्स सेम प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल जो होता है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो वो किस बेस पे हमने बनाया है? अब एटॉमिक नंबर पे, यानी कि अगर आइसोटोप कोई भी होगा तो वो अपनी वही पोजीशन, यानी कि जो मेन एलिमेंट की उससे पोजीशन होगी, आइसोटोप्स की भी वही पोजीशन रहेगी किसमें? पीरियोडिक टेबल में। तो अगर हम इनमें देखेंगे तो सेम एटॉमिक नंबर होता है, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किनके बराबर होती है, यानी कि इनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होती है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम। तो अगर हम कुछ एलिमेंट्स देखेंगे, यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की यानी कि 1 एटॉमिक नंबर सेम, 1 एटॉमिक नंबर सेम, 1 एटॉमिक नंबर सेम। तो तीनों में एटॉमिक नंबर सेम ही है, बट जो मास नंबर है वो 1, 2 और 3 वेरी हो रहे हैं। तो इसके जो आइसोटोप्स बनते हैं 3 बनते हैं, यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो इन अगर हम ऐसे ही हीलियम को देख लेंगे तो हीलियम की एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, प्लेस भी पीरियोडिक टेबल में 2 ही है, बट जो मास नंबर है उसका, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, वो वेरी हो रहा है। वो एक में हमें 3 मिल रहा है, एक में 4 मिल रहा है और एक में 6 मिल रहा है। तो ये जो 6 में मैंने स्टार बनाया है, दैट मीन्स इट इज अनस्टेबल आइसोटोप। तो यानी कि ये जो He6 होता है ये अनस्टेबल होता है, यानी कि हीलियम का वो आइसोटोप जो अनस्टेबल होता है। तो इसके भी 3 आइसोटोप बनते हैं। इसी तरह अगर हम कार्बन को देखेंगे तो एटॉमिक नंबर इनमें भी 6 सेम ही रहता है, बट मास नंबर जो है 12 और 13 वेरी हो रहे हैं। तो इन एटम्स को हम, इन एलिमेंट्स के एटम्स को हम कहते हैं आइसोटोप्स। ऐसे ही अगर ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन में भी एटॉमिक नंबर 8 सेम रहता है, सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, बट मास नंबर 16, 17 और 18 वेरी हो रहे। तो ऐसे ही अगर हम निकल को देख लेंगे तो निकल और जिंक, तो अगर हम इनको देखेंगे तो इनमें 5 आइसोटोप्स बनते हैं, यानी कि निकल में 5 आइसोटोप्स बनते हैं और जिंक में भी ऐसे ही 5 आइसोटोप्स बनते हैं। अगर हम निकल का एटॉमिक नंबर लिख लेंगे तो निकल जो होता है उसकी एटॉमिक नंबर होती है 28। जो 28 जो होती है तो एटॉमिक नंबर इनमें सेम रहेगी, बट जो मास नंबर होती है इनमें निकल में वो चेंज होती है, यानी कि 58, 60, 61, 63 और 64 में चली जाती है। तो 5 आइसोटोप्स बनते हैं इसके। ऐसे ही जो जिंक होता है जिसकी एटॉमिक नंबर 30 होती है उसके भी 5 आइसोटोप्स बनते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर हम यूरेनियम लेंगे, क्लोरीन लेंगे, तो यूरेनियम के भी 2 होते हैं, 235, 238, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे या लाइट एलिमेंट्स होंगे। तो उनमें एटॉम, यानी कि जब उनमें क्या होगी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे बट न्यूट्रॉन्स उनमें सेम नहीं होंगे, तो उन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स। तो अगर हम देखेंगे इन आइसोटोप्स की जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, यानी कि जिसके साथ प्रोटियम मान लो
हाइड्रोजन का पहला या ड्यूटेरियम या ट्राइटियम, तो केमिकली जिसके साथ एक रिएक्शन करेगा तो बाकी भी उसके साथ रिएक्शन करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है इनकी वो सेम होती है, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो इनकी डिफरेंट होती है, बट केमिकली सेम होते हैं। यानी कि जिसके साथ एक हीलियम रिएक्शन करेगा या फॉर एग्जांपल कार्बन रिएक्शन करेगा, तो अगर C6H12 या C6 जो होता है C6 और 13, जिसके साथ 12 वाला कार्बन रिएक्शन करेगा उसके साथ 13 वाला कार्बन भी रिएक्शन करेगा, बट फिजिकली इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। यानी कि इनकी डेंसिटी अलग होगी, इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट वो तो अलग ही होगा। तो ये थी यहाँ तक आइसोटोप्स। फिर बाद में हम देखेंगे कि जो आइसोटोप्स होते हैं वो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैलकुलेट करने में हमें मदद करते हैं। वो हमें भी बाद में देखेंगे कि कैसे ये हमें मदद करते हैं कि टू फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास। तो ये थे आइसोटोप्स। इसके बाद हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आइसोबार्स। तो आइसोबार्स क्या होते हैं? अगर हम इसी डेफिनेशन को चेंज कर लेंगे, यानी कि जो डेफिनेशन हमारे पास है इसी को थोड़ा चेंज कर लेंगे, आइसोबार्स। तो ये भी एटम्स होते हैं उन एलिमेंट्स की हैविंग सेम बट एटॉमिक नंबर नहीं, मास नंबर जिनका सेम होगा। अब जिनका मास नंबर सेम होगा यानी कि A और डिफरेंट होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी कि Z जिनका अलग होगा। अब तो जैसे उनमें सेम एटॉमिक नंबर था, अब इनमें सेम मास नंबर रहता है बट डिफरेंट रहता है एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अब डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम इनकी यानी कि आइसोबार की मीन देख लेंगे तो उसकी मीनिंग थी आइसोटोप की सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। तो आइसोबार की मीन होती है सेम वेट, इनकी जो इनका वजन होता है वो सेम होता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ने जा रहे हैं, जैसे हम देखेंगे हाइड्रोजन 1:3 जो प्रोटियम में अभी बता रहा था, एंड अगर हम हीलियम का जो होता है 2:3, तो क्या मिल रहा है हमें यहाँ एटॉमिक नंबर इनका अलग अलग है 1 और 2, बट जो मास नंबर A इसमें भी 3 इसमें भी 3। तो ये एटम्स जो मतलब ये एटम्स जो एलिमेंट्स के होंगे इनमें सेम मास नंबर होगी बट इनमें डिफरेंट एटॉमिक नंबर होती है, यानी कि इसमें 1 है और इसमें 2, बट मास नंबर जो है इसमें भी 3 और इसमें भी 3। अगर हम दूसरी एग्जांपल लेंगे लिथियम, तो लिथियम की एटॉमिक नंबर है 3 बट मास नंबर 7। एंड अगर हम ब्रिलियम की देखेंगे Be, तो ब्रिलियम की मास 4 होती है बट मास नंबर 7 में भी आता है। तो यहां भी इनकी जो मास नंबर है यानी कि मास नंबर वो फिर से सेम मिल रही है हमें, बट एटॉमिक नंबर इज 3 और 4। तो एटॉमिक नंबर 3 और 4। इसी के साथ अगर हम ऑक्सीजन नाइट्रोजन को देख लेंगे, नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7 बट मास नंबर 15। और अगर हम ऐसे ही ऑक्सीजन को देख लेंगे तो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 बट मास नंबर इज 15। तो ये होते हैं यानी कि इनको हम कहते हैं आइसोबार्स। तो आइसोबार्स जो होंगे मतलब जब हमने आइसोटोप्स में देखा केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम थी बट इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तो आइसोबार की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती है डिफरेंट। तो उनमें सेम होती थी बट इनमें डिफरेंट होती है केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मे बी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज मे बी सेम यानी कि किसी टाइम इनकी सेम प्रॉपर्टीज होंगी फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या इनकी डेंसिटी वो कभी सेम हो सकती है या कभी अलग अलग भी हो सकती है। तो ये थे पहले आइसोटोप्स, अब ये थे आइसोबार्स यानी कि फिर से एटम्स ऑफ द एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर, अब जिनमें मास नंबर सेम होगी बट डिफरेंट होगी एटॉमिक नंबर।
तो इनकी मीन क्या है, सेम वेट, यानी कि जो इनका वजन होगा वो बराबर होगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स थे इसके आइसोबार्स के। अब जो थर्ड टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोटोनस। तो अब हम एक्सप्लेन करेंगे आइसोटोनस। तो आइसोटोनस वो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स की हुज न्यूक्लियर है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसकी एटॉमिक नंबर है 4, इसकी एटॉमिक नंबर है 5, इसकी मास नंबर ए है 9, इसकी मास नंबर है 10। तो हमें पता है कि न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो यहाँ कितना है मास नंबर 9 माइनस 4 इज 5। तो यहाँ कितना मिलेगा हमें 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। तो इसमें भी 5 न्यूट्रॉन्स है और ब्रिलियम में भी, यानी कि बोरान में भी 5 न्यूट्रॉन्स है और ब्रिलियम में भी 5 न्यूट्रॉन्स है। तो सिमिलरली अगर हम कार्बन और नाइट्रोजन में देखेंगे तो जो न्यूट्रॉन्स होंगे A माइनस Z। तो A कितना है 13 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 7। तो इसमें हमें कितना मिलेगा 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7। तो फिर से यहाँ न्यूट्रॉन्स 7 और 7 मिल रहे हैं हमें। तो ऐसे ही अगर हम देखेंगे यहाँ तो न्यूट्रॉन्स कितने हैं 19 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से कितने मिलते हैं 20 माइनस 10 विच इज 10। तो इन सब में न्यूट्रॉन्स, यानी कि अगर हम देखेंगे ब्रिलियम में और बोरान में, तो ये वो एटम्स हैं इन एलिमेंट्स के जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन 13 और नाइट्रोजन जो होता है उसमें अगर हम देखेंगे तो 7 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। अगर हम फ्लोरीन को देखेंगे और नियान को देखेंगे तो फ्लोरीन में भी हमें 10 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं और नियान में भी 10। तो ऐसे ही अगर हम सोडियम में देखेंगे तो 23 माइनस 11 होते हैं 12 और 24 माइनस 12 वो होते हैं 12। तो इसमें यानी कि सोडियम में भी और मैग्नीशियम में भी हमें मिलते हैं कितने न्यूट्रॉन्स, वो मिलते हैं 12 और 12। तो ये थे मतलब आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोनस। तो इसके बाद एक नोट लिख लो आप, यानी कि जो एवरेज एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट का वो हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले ही मैंने कहा था कि जो आइसोटोप्स होते हैं वो एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने में हमें मदद करते हैं। तो कैसे करते हैं ये एक नोट लिख के रखो आप कि जो भी एवरेज एटॉमिक मास किसी एलिमेंट की होगी, यानी कि जो इन आइसोटोप फॉर्म में आता है उसकी एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो एवरेज एटॉमिक मास होती है एक एलिमेंट की वो क्या होती है वेटेड एवरेज। मगर किनकी वेटेड एवरेज ऑफ द मास ऑफ आइसोटोप्स, यानी कि अगर हम किसी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास ढूंढना होगा तो हम क्या करते हैं उसकी वेटेड एवरेज निकालते हैं किनकी, उसकी मास ऑफ द आइसोटोप्स। मगर सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है इट इज द ऑकरेंस, यानी कि वो किस तादाद में हमें मिल रहे हैं इन नेचर, वो हमें किस तादाद में मिल रहे हैं। तो ऐसे एटॉमिक मास जो होता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी आइसोटोप का, मगर डिपेंड कर रहा है वो कि वो किस तादाद में यानी कि किस मकदार में मिल रहा है हमें वो आइसोटोप इन नेचर। तो ऐसे अगर हम देख लेंगे फॉर एग्जांपल इसे हम एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास एक एलिमेंट है ए इज एन एलिमेंट जिसके हमें मान लो 3 आइसोटोप्स मिलते हैं, यानी कि ए एक एलिमेंट है, लेट A1 A2 एंड A3 बी इट इज आइसोटोप्स। तो ये 3 आइसोटोप्स की शक्ल में हमें मिल रहा है। तो हमें क्या निकालना है इसका एवरेज एटॉमिक मास। तो एक एलिमेंट है उसकी 3 आइसोटोप्स है, तो ऐसे ही लेट U1 U2 एंड U3 बी इट इज एटॉमिक यानी कि रेस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस। तो A1 की एटॉमिक मास कितनी है, A2 की, A3 की। तो A1 की एटॉमिक मास कितनी है U1, A2 की है U2 एंड A3 की है U3, A3 U3। तो 3 आइसोटोप्स है और उनकी एटॉमिक मास ऐसे U1 U2 एंड U3। तो ये हमें यानी कि रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ दिस लेट इट इज ऑकर्स, जो ये मिल रहा है किस मकदार में मिल रहा है, x की मकदार में मिल रहा है। ये जो हमें मिल रहा है occurrence of this it is y and occurrence of this it is z।
तो ये हमें मिल रहे हैं, यानी कि जो आइसोटोप A1 है वो किस तादाद में मिल रहा है हमें, x की, यानी कि A2 मिल रहा है y की तादाद में और A3 मिल रहा है z। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास जो होगा इस एलिमेंट का, एवरेज एटॉमिक मास, तो वो किसके बराबर हम लेते हैं, वो होता है वेटेड एवरेज ऑफ द मासेस। तो वो होगा किसके बराबर, x आकार अनुसाफ जिसके, यानी पहले ही मैंने कहा था कि आकार अनुसाफ आइसोटोप पे वो डिपेंड कर रहा है, x1 तो इसकी एटॉमिक मास कितनी है U1 प्लस आकार अनुसाफ जिस इंटू इट एटॉमिक मास यानी कि y इंटू U2 प्लस आकार अनुसाफ जिस z इंटू U3 डिवाइड बाय 100। तो ऐसे हमें मिलता है एवरेज एटॉमिक मास। तो इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, द आकरनेस, यानी कि किस तादाद में हमें मिल रहा है ये आइसोटोप इन नेचर। तो इसमें एक बात और, यानी कि जो एवरेज एटॉमिक मास होगा, जो अनस्टेबल होंगे यानी कि अनस्टेबल आइसोटोप जो होते हैं वो इस कैलकुलेशन में हम यूज़ नहीं करते हैं। यानी कि जो भी यानी कि अनस्टेबल आइसोटोप होगा उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे टू कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, क्योंकि वो किस तादाद में हमें मिलेगा बट इट इज़ एन अनस्टेबल, तो वो जल्दी ख़त्म होता है, मतलब अनस्टेबिलिटी की वजह से वो वापस चला जाता है इन एक्साइटेड स्टेट से अपनी ग्राउंड स्टेट में। तो ये यहाँ से यानी कि एवरेज एटॉमिक मास को निकालने के लिए ये फार्मूला आपको यूज़ होगी, यानी कि सबसे पहले कितने आकरनेस में मिल रहा है ये एलिमेंट और इसका एटॉमिक मास जो कितना होगा, तो दूसरे का एटॉमिक मास और किस मकदार में मिल रहा है, और तीसरे का एटॉमिक मास और किस। ऐसे अगर हम बहुत सारे होंगे तो ऐड करते जाएंगे कि उनकी अबेंडेंस कितनी है, उनकी एटॉमिक मास कितनी है डिवाइड बाय 100। तो ये थी यहाँ तक मतलब आइसोटोपस, आइसोबारस और आइसोटोनस, और कैसे आइसोटोपस हमें यूज़ हो रहे हैं टू कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। तो अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं साइज ऑफ द न्यूक्लियस। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस हमें कहाँ से पता चला था, जो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने एक टर्म पढ़ी थी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट पाथ अप्रोच, यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कि कहाँ तक वो अल्फा पार्टिकल जो था, यानी कि कहाँ तक वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास गया था, फिर उसने अपनी पाथ रिट्रेस की और उसी पाथ में वापस चला आया। तो कहाँ तक वो चला गया, यानी कि उससे कम जो साइज़ होगी वो न्यूक्लियस की होगी। तो उससे हमें यही मिला था कि न्यूक्लियस एग्जिस्ट हो रहा है बट उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए गए, तो वहाँ से उन्हें क्या मिला कि जो साइज़ ऑफ न्यूक्लियस है वो वैरी हो रही है लीनियरली विथ मास नंबर से, लीनियरली विथ ए, यानी कि कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस में, तो उसके साथ लीनियरली वैरी हो रहे हैं। यानी कि अगर हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेंगे किसका, साइज ऑफ न्यूक्लियस का और मास नंबर का, तो वो एक लीनियर रिलेशन मिल रही थी उन्हें, यानी कि जब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट पाथ अप्रोच पे जा रही थी तो वहाँ कितने मतलब न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स थे, तो वो शो कर रही थी लीनियर रिलेशन। तो सिंस हमें पता है कि जो साइज अप्रॉक्सीमेटली साइज ऑफ, यानी कि जो साइज होगा न्यूक्लियस का, इट इज़ स्फेरिकल, तो ये स्फेरिकल है बट इन अप्रॉक्सीमेटली जो साइज है न्यूक्लियस की इट इज़ इन द स्फेरिकल शेप। तो अगर हम इसका वॉल्यूम देख लेंगे स्फीयर का, तो वॉल्यूम जो होगा इसका वो किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू ए, तो मास नंबर को प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जो वॉल्यूम होगा न्यूक्लियस का वो प्रोपोर्शनल डायरेक्ट रिलेशन रख रहा है किसके साथ, मास नंबर के साथ। तो ये यहाँ तक साइज ऑफ न्यूक्लियस। पहले हमने देखा कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट पाथ अप्रोच, फिर हमने देखी कि लीनियर रिलेशन आ रही है साइज की विथ मास नंबर से, तो स्फेरिकल इन शेप है साइज ऑफ द न्यूक्लियस, जो है मतलब जो इसकी शेप है वो स्फेरिकल है अप्रॉक्सीमेटली, तो जो इसका वॉल्यूम होगा इस स्फीयर का वो प्रोपोर्शनल होगा मास नंबर के। अगर हम कहेंगे कि इफ आर इज द रेडियस,
r रेडियस है न्यूक्लियस की, तो इसका जो वॉल्यूम बनेगा v वो होगा 4/3 पाई r क्यूब, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो वो डायरेक्ट रिलेशन रख रहा है किसके साथ, मास नंबर के साथ, यानी कि a के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन रख रहा है। तो 4/3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, तो ये इसके बराबर होगा। और हम ये भी कह सकते हैं r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये 4/3 पाई और कांस्टेंट है, तो r जो है रेडियस वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट ऑफ मास नंबर a⁻1/3। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो रेडियस है न्यूक्लियस की वो डायरेक्ट रिलेशन रख रही है क्यूब रूट ऑफ मास नंबर से। तो डायरेक्ट रिलेशन को इक्वालिटी में चेंज कर लो, तो हमें r इज इक्वल टू सम r0 इंटू a⁻1/3, वेयर दिस r0 इज कॉल्ड एम्पिरिकल कांस्टेंट। तो एम्पिरिकल कांस्टेंट ये हर एक न्यूक्लियस के लिए सेम होता है, r0 कॉल्ड एम्पिरिकल कांस्टेंट। फॉर ऑल न्यूक्लिय, तो हर एक न्यूक्लिय के लिए ये सेम होता है। तो क्या मिला हमें कि जो रेडियस है वो क्यूब रूट पे डिपेंड कर रही है मास नंबर के साथ, और एक कांस्टेंट मिला एम्पिरिकल कांस्टेंट जो फॉर कांस्टेंट है ऑल न्यूक्लियस के लिए। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, बट r0 जो होती है इट इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर्स। तो हर एक न्यूक्लियस के लिए ये कांस्टेंट मिल रहा है हमें, कितना होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर्स। बट जो 10⁻⁻15 मीटर्स होते हैं उसे हम कहते हैं 1 फर्मी। तो 1 फर्मी जो होता है 1 FM इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर्स। तो ये r0 इन टर्म्स ऑफ फर्मीज में क्या मिलेगा हमें, तो r0 एम्पिरिकल कांस्टेंट इज इक्वल टू 1.2 फर्मीज FM। तो r0 होता है 1.2 फर्मीज। तो ये एम्पिरिकल कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट होता है फॉर ऑल न्यूक्लिय। तो इससे हमें पता चलता है कि जितना मास नंबर ज़्यादा होगा, यानी कि हैवी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो उनकी रेडियस ज़्यादा होगी, तो साइज ऑफ हैवी न्यूक्लिय इज बिगर देन द लाइट न्यूक्लिय। तो यहाँ से हमें मिलता है कि जो साइज होगा बड़े एलिमेंट्स का, हैवी एलिमेंट्स का, वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू किनके, यानी कि जो लाइट होंगे, क्योंकि ये मास नंबर के साथ वेरी हो रहा है। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन कि हमें मास नंबर दिया गया है, मास नंबर यानी कि a जो है a इज इक्वल टू 8, तो कैलकुलेट करके दो उसकी रेडियस, कैलकुलेट r। तो हमें मालूम है कि r इज इक्वल टू r0 a⁻1/3। तो रेडियस कैलकुलेट करनी है, मास नंबर दिया गया है, तो r0 कितना होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर्स, इंटू कर लेंगे मास नंबर दैट इज 8 1/3, वो होगा 1.2 इंटू 10⁻⁻15, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 2 क्यूब (1/3). It is 3 and 3 will go cancel. It is 1.2 into 10⁻⁻15 into 2, which is 2.4 into 10⁻⁻15। तो इसकी जो रेडियस होगी यानी कि इस न्यूक्लियस के, तो वो किसके बराबर होगी, दैट इज 2.4 फर्मीज। तो रेडियस मिलेगी हमें r इज इक्वल टू 2.4 फर्मीज। तो यहां से हमें मिला कि जो साइज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो कर रहा है एटॉमिक मास पे। तो कैसे कर रहा है, r इज इक्वल टू r0 a⁻1/3। तो इसके बाद अगर हम कैलकुलेट करेंगे कि जो डेंसिटी होती है, न्यूक्लियर डेंसिटी, वो किसके बराबर होती है, क्या वो कांस्टेंट होती है हर एक न्यूक्लियर के लिए या वैरी होती है। बट मास नंबर यानी कि जो हमने देखा साइज वो वैरी हो रहा है मास नंबर के साथ। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर डेंसिटी। तो सिंस हमें डेंसिटी मालूम होती है
मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी रो होती है बराबर मास ऑन वॉल्यूम, कि कितने वॉल्यूम में कितनी मास होती है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी होगी कितनी मास, अगर हम इसे डिफाइन करेंगे तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मगर ये वॉल्यूम होनी चाहिए ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की कितनी है इसका। तो न्यूक्लियर डेंसिटी को भी हम ऐसे ही रो के साथ डिनोट करेंगे, तो मास ऑफ न्यूक्लियस लिखेंगे, मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो जो मास ऑफ न्यूक्लियस होगी, यानी कि जो ये वाली टर्म है, ये किसके बराबर मिलेगी हमें, तो मास ऑफ न्यूक्लियस होगी वो होगी मास ऑफ न्यूक्लियन, कोई भी यानी कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हो, मास ऑफ न्यूक्लियन इनटू इट्स मास नंबर। तो मास ऑफ न्यूक्लियस होगी एक न्यूक्लियन की मास कितनी है और उसमें कितने न्यूक्लियंस है, यानी कि अगर 10 होंगे तो 10 इंटू 1 की मल्टीप्लाई कर लो तो वो मिलेगा मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो कितना होगा मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ ईच न्यूक्लियन, यानी कि एक न्यूक्लियन का मास कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kgs, और उसका मास नंबर यानी कि कितने न्यूट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स हैं, ये हुई मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस हमें मालूम ही है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस वो है 4/3 πr³, 4/3 πr³। बट पिछले लेक्चर में हमने देखा ये जो R इज इक्वल टू R0 होल रेज़्ड टू पावर 1/3, तो r³ के बदले हमें क्या मिलेगा यहां से, अगर R इसके बराबर है तो r³ किसके बराबर होगा, वो होगा R0³ इंटू a³ होल रेज़्ड टू पावर 1/3, 3 और 3 विल गो कैंसल, तो r³ किसके बराबर मिलेगा हमें, R0³ इंटू a। तो इस वैल्यू को r³ को यहां पुट कर लो तो क्या मिलेगा हमें, वॉल्यूम मिलेगा 4/3 पाई, r³ के बदले क्या लिखेंगे यहां R0³ इंटू a। तो ये है वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, तो ये है मास ऑफ द न्यूक्लियस। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर लेंगे, ये रही इक्वेशन नंबर 2 और ये रही इक्वेशन नंबर 3। तो सेकंड और थर्ड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लो तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डेंसिटी तो देयरफॉर रो इज इक्वल टू डेंसिटी, मास कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू एटॉमिक मास डिवाइड वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई R0³ इंटू a। तो a एंड a विल गो कैंसल आउट, ये 4/3 ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा, इट इज 3 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइड बाई 4, पाई की जो वैल्यू है इट इज 3.14 इंटू R0³, तो R0 हमें पता ही है कितना है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 होल, मतलब ये होता है R0 इतना, बट इट इज होल यानी कि यहाँ पे क्यूब है तो मिलेगा होल क्यूब। तो मिलेगा हमें क्या 3 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 होल क्यूब। तो यहाँ तक हमें मिला ये, तो इसकी जो वैल्यू होगी डेंसिटी की आफ्टर कैलकुलेशन इट इज 2.3938 इंटू 10⁻17, बट क्या केजीज में है और ये किस में है, इन मीटर्स पर मीटर क्यूब। तो ये मिली हमें डेंसिटी।
ये डेंसिटी होती है किसी भी न्यूक्लियस की, यानी कि हमें यहाँ से मिला जो साइज था वो ए पे डिपेंड कर रहा है, बट जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो ए पे डिपेंड नहीं करती है। तो हमें मिली डेंसिटी कितनी 2.38 इंटू 10⁻17 kgs पर मीटर क्यूब। अगर हम इसे डेंसिटी ऑफ अर्थ से कंपेयर करेंगे तो ये 13 टाइम्स, यानी कि उसकी डेंसिटी होती है 10⁴ kgs पर मीटर क्यूब, तो ये उससे 13 गुना यानी कि 10⁻13 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो डेंसिटी होती है इंडिपेंडेंट ऑन एटॉमिक मास। तो हर एक न्यूक्लियर के लिए ये कांस्टेंट होती है। मान लो हमारे पास 2 एलिमेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल सोडियम होगा, तो सोडियम में कितने प्रोटॉन्स है 11, तो उसकी साइज उतनी कम होगी क्योंकि मास नंबर जो है वो वैरी हो रहा है उसके साथ। बट जो अगर हम यूरेनियम लेंगे तो उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं 92, तो साइज उसकी बड़ी होगी, बट दोनों की डेंसिटी सेम होगी, दैट इज 2.38 इंटू 10⁻17 kgs पर मीटर क्यूब। क्योंकि जितना साइज बढ़ेगा उतने चार्जेस भी बढ़ेंगे और उतनी वॉल्यूम, यानी कि उतनी मास बढ़ेगी उतना वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो ओवरऑल डेंसिटी हमें सेम मिलेगी। तो डेंसिटी डिपेंड नहीं कर रही है मास नंबर पे, इट इज साइज दैट डिपेंड्स अपॉन द मास नंबर। तो जो हाई एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन के साथ नए एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स जो हुए थे, फिर उन्होंने बाद में रिवील किया कि ये जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, दीज आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पहले हमें पता था कि ये तो शायद इतनी डेंसिटी मिलती है एक ही जगह, मतलब ये डेंसिटी यूनिफॉर्मली न्यूक्लियस में होगी इतनी। बट जो हाई एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सपेरिमेंट्स हमने किए कि इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी हमने दी ताकि वो डीप न्यूक्लियस में चला जाए और हमें उस डेंसिटी के बारे में पता चले। तो वहाँ से क्या मिला कि जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की, इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। तो जो सेंटर पे न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है वहाँ पे ज़्यादा होती है, एट इट इज़ बाउंड्रीज वो डेंसिटीज़ कम होती है। तो वो हमें यहाँ से पता चला। यहाँ तक हमें मालूम था कि शायद डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी, बट जो हाई एनर्जी एक्सपेरिमेंट्स यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंट्स ने कहा कि डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। तो यहाँ तक थे ये आइसोटोप्स, आइसोबार्स, साइज ऑफ द न्यूक्लियस एंड डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और कहीं पे भी कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखना।